गुड मॉर्निंग ऑल बच्चों। कक्षा 5 के विद्यार्थियों का संस्कृत की क्लास में स्वागत है। आज हम संस्कृत के विषय की पहली कक्षा आरंभ करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं आपको संस्कृत विषय के बारे में कुछ बता देना चाहती हूँ। संस्कृत एक अति प्राचीन भाषा है। इसे देव भाषा भी कहते हैं। हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ, वेद आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। जिस प्रकार हिंदी और अंग्रेजी भाषा के व्याकरण होते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा का भी एक समृद्ध व्याकरण है। संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। अच्छा, आज हम आरंभ करेंगे वर्णमाला से। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है: स्वर, व्यंजन और आयोगवाह। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अर्थात अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र अर्थात अन्य वर्णों की सहायता के बिना किया जाता है, उन्हें स्वर कहते हैं। इनकी संख्या संस्कृत में 13 है। स्वर कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मीन्स जिनका उच्चारण छोटे रूप में किया जाता है, जैसे अ, ई, उ, री, री। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। संयुक्त स्वर ए, ऐ, ओ, औ। अब व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। संस्कृत में इनकी संख्या 33 है, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं श, श, स, ह। ये सभी व्यंजनों को के नीचे ये हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत से तात्पर्य है इनमें स्वरों का अभाव। जब स्वरों का अभाव होता है तो इन्हें प, फ, ब ऐसे जल्दी से ह्रस्व स्वर की तरह पढ़ते हैं। अनुनासिका व्यंजन होते हैं अंग, इय, ण, न और म। अनुनासिका व्यंजन कितने होते हैं? अंग, इय, ण, न और म। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है क्योंकि क और श मिलके छ बनते हैं, त और र मिलके त्र बनता है, ज और इय मिलके ज्ञ बनते हैं, श और र मिलके श्र बनते हैं। तीसरा वर्णमाला का तीसरे भाग को आयोगवाह कहते हैं। इसमें अनुस्वार यानी अंग की मात्रा और विसर्ग यानी अह की मात्रा का समावेश किया जाता है। आज की कक्षा यही समाप्त की जाती है। आज आप अभ्यास कार्य के रूप में इन सभी वर्णों का उच्चारण और अध्ययन करेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे बालकः, छात्रः, गृहम्, पुष्पम आदि। लिंग संज्ञा के जिस रूप से प्राणी एवं वस्तु के
नर अथवा नारी होने का ज्ञान मिलता है या बोध होता है, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की आदि। लिंग के 3 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे अध्यापकः, बालकः, मूषकः, मृगः, यज्ञः आदि। स्त्रीलिंग जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रमा, बालिका, अध्यापिका, धेनु, चटका आदि। नपुंसकलिंग जैसे गृहम, फलम, पुष्पम, पुस्तकम आदि। वचन मीन्स नंबर्स। हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में हम एक वचन तथा बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल नंबर पढ़ते हैं, किंतु संस्कृत में वचन के 3 भेद होते हैं, एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन। संख्या में 1 होने पर एक वचन, 2 होने पर द्विवचन तथा 2 से अधिक होने पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। काल यानी टेंस। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। पुरुष यानी पर्सन, इसके 3 भेद होते हैं। प्रथम पुरुष, इंग्लिश में जिसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, जिसके बारे में बात की जाए उसे प्रथम पुरुष और अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। संस्कृत में थर्ड पर्सन को प्रदर्शित या प्रस्तुत करने के लिए पुल्लिंग में सः, तौ, ते का प्रयोग और स्त्रीलिंग में सा, ते, ता का प्रयोग क्रमशः तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किया जाता है। मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन, जिससे बात की जा रही है या जो सुन रहा है उसे मध्यम पुरुष और इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहते हैं। त्वम, यूयाम, यूयम का प्रयोग मध्यम पुरुष के लिए क्रमशः तीनों वचनों में किया जाता है। उत्तम पुरुष, इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, मैं या स्वयं को प्रदर्शित करना उत्तम पुरुष कहा जाता है। अहम, आवाम, वयम का प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए क्रमशः तीनों वचनों में किया जाता है। धातु रूप, संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पठ का पढ़ना, लिख लिखना, चल चलना आदि। धातु इंग्लिश के एक्शन वर्ड्स को कहा जाता है। अब हमें आपको यहाँ पर धातु रूप किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं सभी वचनों और सभी पुरुषों में, ये आपको सिखा रहे हैं। पठ धातु, लट लकार, वर्तमान काल। वर्तमान काल को धातु रूप में लट लकार के नाम से जाना जाता है। पठ धातु प्रथम पुरुष, एक वचन में पठती, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति। मध्यम पुरुष, एक वचन पठसी, द्विवचन पठतः, बहुवचन पठत। उत्तम पुरुष, एक वचन पठामि, द्विवचन पठाव, बहुवचन पठामः। इसे पढ़ने का सही तरीका है पठति, पठत, पठन्ति, पठसी, पठथ, पठत, पठामि, पठाव, पठामः। एक बार पुनः इसका उच्चारण करेंगे। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठतः, पठथ, पठामि, पठाव, पठामः। इसका प्रयोग कार्य के होने का बोध कराने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से भू धातु, भू अर्थात होना का लट लकार वर्तमान काल में आपको सिखा रही हूँ, उसे ध्यान से सुनिए।
प्रथम पुरुष एक वचन भवति, भवतः द्विवचन, भवन्ति बहुवचन। मध्यम पुरुष एक वचन भवसि, द्विवचन भवतः, बहुवचन भवत। उत्तम पुरुष भवामि, द्विवचन भवावः, बहुवचन भवामः। इसे एक साथ पढ़ने का तरीका है भवति, भवतः, भवन्ति, भवसि, भवतः, भवत, भवामि, भवावः, भवामः। आज का गृह कार्य है भाग 1 और 2 में दी गई सभी परिभाषाएं एवं भू और पट धातु को कॉपी में लिखकर पढ़ने का अभ्यास करें।